नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं दुर्गा प्रसाद चंद्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कोको के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। लास्ट वीडियो में हमने हिंदी भाषा को लेकर वर्णमाला, स्वर और व्यंजन देखा था। आज हम देखेंगे वैसे लास्ट वीडियो मैंने कहा था कि एमसीक्यू लेकर आएंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि टॉपिक वाइज अपन डील कर लेते हैं पहले, उसके बाद एमसीक्यू लाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है ना। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वर्णमाला का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, इन वर्णों को किन किन आधार पर और कैसे कैसे बांटा गया है। आप देखेंगे पूरा वैश्विक स्तर पर 6000 भाषा बोली जाती है और उन 6000 भाषाओं को लिखने के लिए लगभग 400 लिपियां हैं। तो उनमें सबसे ज्यादा वैज्ञानिक भाषा संस्कृत और सबसे ज्यादा वैज्ञानिक लिपि देवनागरी लिपि को माना गया है। अब इसको वैज्ञानिक क्यों माना गया है, इसके पीछे कई सारे कारण हैं। उन्हीं कारणों को हम देखेंगे। किसके तहत देखेंगे? तो वर्गीकरण के तहत देखेंगे। तो वर्णमाला में जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले हमको देखने को मिलता है क्या? स्वर वर्ण। तो सबसे पहले इस स्वर वर्ण के बारे में हम बात करेंगे। ठीक, तो स्वर वर्ण ऐसे वर्ण हैं जिनका स्वतंत्र उच्चारण संभव है। ऐसे वर्ण जिनका स्वतंत्र उच्चारण संभव होता है उन्हें हम स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण ऐसे वर्ण हैं जिनके उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता की जरूरत नहीं होती। ठीक है ना, अन्य वर्णों के सहायता की आवश्यकता नहीं होती। और ऐसे हमारे पास स्वर कितने हैं? तो हमारे पास स्वरों की संख्या 11 है। फिर मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि स्वरों का जो हम वर्गीकरण देखते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं मूल स्वर, और इन मूल स्वरों की संख्या कितनी है? तो मूल स्वरों की संख्या हमारे पास 4 है। मूल स्वर वह होते हैं जिनसे अन्य स्वरों का निर्माण होता है। अब जैसे हमने यहाँ पर देखा, अ से क्या बन गया? आ, ई से क्या बन गया? बड़ा ई, उ से क्या बन गया? बड़ा उ, और री से क्या बन गया? बड़ा री। लेकिन बड़ा री को हिंदी में स्वीकार नहीं किया गया। तो ये तो मैंने बता दिया मूल स्वर। ये मूल स्वर हम लास्ट में भी देख लिए थे। दूसरा, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर वह स्वर है जो दो अन्य स्वरों के सहयोग से बनते हैं और इनकी संख्या भी 4 है। अब ये कौन कौन से हैं? तो अ प्लस ई बराबर ए, और अ प्लस ए बराबर ऐ, अ प्लस उ बराबर ओ, और अ प्लस ओ बराबर औ। ये देखो, अब हमारे पास कितने स्वर आ गए? तो 4 और 3 7। चूंकि यहाँ पर री को बड़ा स्वीकार नहीं किया गया है तो 4 और 3 7, और 4 कितनी हो गई? 11। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की जो संख्या है वो कितनी मानी गई है? 11। अब इसको तो हमने लास्ट तक देख लिया था। फिर मैंने कहा मैं आपको पढ़ाऊंगा स्वरों का विभाजन। तो स्वरों का और किस किस आधार पे वर्गीकरण या विभाजन किया गया है उसको देखते हुए अपन चलेंगे। तो अब उसके बाद अपन एक विभाजन देखेंगे, महत्वपूर्ण है, और वो है आपका उच्चारण के आधार पर। किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। इसको आप ध्यान से देखते हुए चलिएगा। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं, खासकर जो वनडे एग्जाम है उसमें तो भर भर के क्वेश्चन यहाँ वर्णमाला से आता है। और इसको भी आपको ध्यान देना है किस आधार पर हम ले रहे हैं। तो मैं किस आधार पर ले रहा हूं? उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। और उच्चारण के आधार पर जब हम देखते हैं तो हमको स्वर कितने प्रकार के? तो 3 प्रकार के दिखाई देते हैं। अब ये 3 प्रकार के स्वर कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला हम बात करेंगे, और इसको कहा जाता है ह्रस्व स्वर। ये यहाँ मात्रा लगी हुई है ना, ह्रस्व स्वर। अब यहाँ सवाल उठता है कि आखिर ह्रस्व स्वर किसे कहेंगे? ऐसे कौन से स्वर हैं जिसको हम ह्रस्व स्वर कहते हैं? तो ऐसे स्वर वर्ण, ठीक है जी, ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में, देखो यहां पर हम वर्गीकरण ही किसके आधार पर कर रहे हैं? उच्चारण के आधार पर। तो उसी को हम आधार मान के चलेंगे। तो ह्रस्व स्वर ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में कितना? एक मात्रा का समय लगता है। ये ध्यान दीजिएगा, जिनके उच्चारण में
एक मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। एक मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब ऐसे कौन कौन से स्वर हैं जिनका हम उच्चारण करेंगे तो वहां पर केवल एक मात्रा का समय लगना चाहिए, और उसको हम किस में नाम में कैटेगरी में शामिल करेंगे? ह्रस्व स्वर में। तो चलो देख लेते हैं। सबसे पहले आपका क्या आएगा? अ का उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, ई के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, उ के उच्चारण में एक मात्रा और री के उच्चारण में एक मात्रा। तो चार वर्ण ऐसे हैं जिनके उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगता है और इन्हें हम कहेंगे ह्रस्व स्वर। दूसरा हम प्रकार देखेंगे तो दूसरा हमारा जो वर्गीकरण है, प्रकार है, वो है दीर्घ स्वर। ठीक, तो जब ह्रस्व स्वर में एक मात्रा का समय लगता है तो दीर्घ स्वर में कितनी मात्रा का समय लगेगा? तो ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है। कितना समय लगता है? दो मात्रा का समय लगता है। और जहां दो मात्रा का समय लगेगा उसे हम क्या कहेंगे? तो उसको हम दीर्घ स्वर कहेंगे। अब आपके मन में आ रहा होगा ये स्वर क्या है? तो स्वर मतलब मात्रा क्या है? तो मात्रा वह है जिसको हम उच्चारण करने के आधार पर समय देते हैं। जैसे इसको हम बोलेंगे अ, लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे? आ। तो इससे ज्यादा हम समय यहां दे रहे हैं, यही आपकी मात्रा कहलाती है, समय, किसी वर्ण के उच्चारण करने का समय। ठीक, तो यहां पर देख लो, छोटा है चारों, यहां बड़ा आ जाएगा, आ जाएगा, फिर बड़ा ई आ जाएगा, बड़ा उ आ जाएगा, क्योंकि री बड़ा है नहीं तो इसीलिए ए आ जाएगा, ए आ जाएगा, ओ, औ। ये देखो, तो चार वर्ण ऐसे हैं जो ह्रस्व स्वर हैं और सात वर्ण ऐसे हैं जो दीर्घ स्वर हैं। तो ये दो प्रकार हो गया। मैंने यहां पर लिखा कितना है? तीन प्रकार। तो तीसरा प्रकार आपका क्या हो जाएगा? तो तीसरा प्रकार है आपका प्लुत स्वर। अब प्लुत स्वर उसे कहते हैं जिसके उच्चारण में तीन मात्रा का समय लगता है। ध्यान दीजिएगा, जब किसी स्वर के उच्चारण में तीन मात्रा का समय लगता है तब उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। तो अभी प्लुत स्वर क्या है भाई? तो देखो, प्लुत स्वर एक्चुअल में संस्कृत की व्यवस्था थी, हिंदी भाषा में उसको स्वीकार नहीं किया गया है, लेकिन पूरा व्याकरण संस्कृत से आने के कारण हमको यहाँ तीन प्रकार के स्वर मानना है। और जब भी आपको परीक्षा में पूछे आपको तीन स्वर लेना है। तो प्लुत स्वर क्या है? तो कई जगह पुस्तकों में आप देखेंगे ये ऐसा लिखा रहता है, ये, ठीक, या यहां पर एक लिखा रहता है। ठीक, ये देखो, ये तीन मात्रा है। आपको राम नहीं बोलना है, राम आपको उच्चारण करना है जोर से। ठीक, ओम नहीं बोलना है, ओम। तो ये वाला आपका तीन मात्रा है और ये वाला भी आपका तीन मात्रा है। इसी को हम कहते हैं क्या? प्लुत स्वर। तो उच्चारण के आधार पर आप देखेंगे ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ये पहला वर्गीकरण हो गया। दूसरा हम देखेंगे प्रयोग के आधार पर। किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ठीक, और प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितना है? तो यहां पर भी तीन प्रकार है। अब यहां तीन प्रकार कौन कौन से हैं भाई? तो चलो देख लेते हैं। ठीक, तो यहां पर जो वर्गीकरण है उसमें सबसे पहला हम कहते हैं क्या? अग्र स्वर। ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण करने पर जीभ का अग्रभाग सक्रिय हो। किसका? तो हमारा जो मुंह के अंदर जीभ है तो उसका अग्रभाग जब सक्रिय होता है तब उस स्वर को हम कहेंगे अग्र स्वर। और जब हमारे जीभ का मध्य भाग सक्रिय हो तो उसको हम कहेंगे मध्य स्वर। मध्य भाग सक्रिय। और ऐसे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण हम जीभ के अंतिम छोर से या जीभ के अंतिम भाग के सक्रिय होने से करते हैं उसे हम कहते हैं पश्च स्वर, अंतिम भाग। क्लियर है ना? तो प्रयोग के आधार पर स्वर कितने प्रकार हो गए? तीन प्रकार। कौन कौन सा? अग्र, मध्य और पश्च। अब हम इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन सा स्वर शामिल है। जब हम अग्र स्वर की बात करते हैं तो यहां पर ई, ए और ए शामिल है, ए और ए शामिल है। इन चारों स्वरों का जब हम उच्चारण करेंगे तो हमारे जीभ का सामने वाला हिस्सा सक्रिय होता है, या यूं कहीं कि इन चारों वर्णों का उच्चारण जीभ के अग्र भाग से होता है, इसीलिए इसको अग्र स्वर। ठीक है ना?
एक ऐसा वर्ण है जिसका उच्चारण जीभ के मध्य भाग से होता है, इसीलिए इसको हम कहेंगे मध्य स्वर, अब वो है आपका अ। और बाकी 5 वर्ण ऐसे हैं जिनका उच्चारण जीभ के अंतिम भाग से होता है, जिसे हम कहते हैं पश्च स्वर। अब ये कौन कौन सा है तो बचा हुआ यहां लिख दो। आपका आ जाएगा, ऊ आ जाएगा, बड़ा ऊ आ जाएगा, ओ आ जाएगा और औ आ जाएगा। तो ये हो गया स्वरों का दूसरा विभाजन, दूसरा वर्गीकरण, और किस आधार पर, प्रयोग के आधार पर। और यह भी आपका 3 प्रकार, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अब यहां पर आप देख सकते हैं री को छोड़ दिया गया है। किसको? री को छोड़ दिया गया है। री को छोड़ देने का एक बहुत बड़ा कारण यह है, जब भी हम री का उच्चारण करते हैं तो एक ही ध्वनि नहीं सुनाई देती, 2 ध्वनि सुनाई देती है। कौन कौन सा? तो री और ई। ये देखो, री मतलब बड़ा ही ले सकते हैं। तो र और ई 2 ध्वनि सुनाई देने के कारण बहुत सारे क्लासिफिकेशन में री को छोड़ दिया गया है। मुझे लगता है कि इसका कारण हो सकता है। तो ये हमने देख लिया कौन सा? दूसरा क्लासिफिकेशन। अब हम तीसरे क्लासिफिकेशन वर्गीकरण की ओर बढ़ते हैं, और वो है आपका मुखाकृति के आधार पर। मुखाकृति के आधार पर, और मुखाकृति के आधार पर हम देखेंगे तो स्वर वर्ण को कितने भाग में बांटा गया है? 4 भाग में। अभी 4 भाग कौन कौन से हैं देख लेते हैं। ठीक है, ये सारे चीजों को आप याद कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज कर करके। वर्तमान समय में यही से आपको परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएगा। तो सबसे पहला जो स्वर का वर्णन है मुखाकृति के आधार पर, वो है आपका संवृत स्वर। दूसरा क्रम का जो वर्णन है वो है आपका विवृत अर्ध संवृत स्वर। पहला है संवृत, दूसरा है अर्ध संवृत। ठीक है ना। तीसरा जो आपका प्रकार है वो है विवृत, और चौथा आपका जो प्रकार है वो है अर्ध विवृत। अब हो सकता है बहुत सारे लोग इसमें पहली बार सुन रहे होंगे, यहां से कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो संवृत स्वर हम किसे कहेंगे, अर्ध संवृत किसे कहेंगे, विवृत किसे कहेंगे और अर्ध विवृत कहेंगे। तो देखिए, संवृत का अर्थ होता है सकरा। संवृत का अर्थ क्या होता है? सकरा। तो यहां पर लिख लेते हैं, संवृत का अर्थ सकरा होता है, सकरा होता है। अर्थात ऐसे स्वर, अर्थात ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुंह बहुत कम खुलता है। ठीक है, बहुत कम खुलता है, उसे संवृत स्वर कहते हैं। याद रखिएगा, ये हमारा जो वर्गीकरण है ये मुखाकृति के आधार पे है। मतलब आपके मुख की आकृति कैसे होगी उसको हम कहेंगे मुखाकृति। तो बिना मुख के हम उच्चारण नहीं कर सकते और बिना जिह्वा के उच्चारण नहीं कर सकते। तो मुख की आकृति वर्णों के उच्चारण करते समय जब बदलने लगेगी तो उसी आधार पर भाषाविदों ने इसको 4 भागों में बांटा है, जिसमें सबसे पहला है संवृत स्वर। ठीक है, अब यहां पर देख लो, संवृत स्वर ऐसे कितने वर्ण हैं जिनके उच्चारण करने पर हमारा मुख कम खुलता है। ठीक है, तो कितने वर्ण हैं? तो देखो, उ, तो उ, ई और ई, ये देखो, ये 4 वर्ण ऐसे हैं जिसको हम क्या कहेंगे? संवृत स्वर कह सकते हैं, जिनके उच्चारण में मुख बहुत कम खुलता है। ई, उ और उ, ये 4 वर्ण, ई, उ, इसको बहुत कम मुख खोल के हम बोल सकते हैं। दूसरा देखो, अर्ध संवृत स्वर। और अर्ध संवृत स्वर क्या होते हैं? तो अर्ध संवृत स्वर वे स्वर हैं जिनका उच्चारण में संवृत से मुख थोड़ा ज्यादा खुलता है। संवृत से मुख थोड़ा ज्यादा खुलता है। तो ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में हमारा मुख संवृत से ज्यादा खुले उसे हम अर्ध संवृत कहते हैं। ठीक है ना। संवृत का अर्थ यहाँ पर क्या होगा? सकरा। तो यहाँ पर अर्ध संवृत मतलब कम सकरा, तो इससे ज्यादा मुख खुलने वाले वर्ण अब कौन कौन से हो जाएंगे? ए और ओ आपके कहाँ जाएंगे? तो अर्ध संवृत में आ जाएंगे। विवृत कहने का मतलब है ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में 100%, ठीक,
मतलब पर्याप्त मुख खुले, जिसके उच्चारण में पर्याप्त मुख खुले, जिसके उच्चारण में पर्याप्त मुख खुले, उसे क्या कहेंगे? उसे हम विवृत स्वर कहते हैं। और विवृत स्वर में आप देखेंगे केवल एकमात्र स्वर है आ, जिसके उच्चारण में 100% मुख आपको खोलना पड़ता है, और यह कहलाता है विवृत। इसके बाद लास्ट हमारा जो चौथा बच गया, उसे हम कहेंगे अर्ध विवृत। तो विवृत मतलब है मुख पूरा खुलना, तो अर्ध विवृत मतलब है मुख विवृत की तुलना में कम खुलना। तो जब विवृत से मुख कम खुले, विवृत से मुख कम खुले, तो उसे अर्ध विवृत स्वर कहते हैं। अब देखो जितने भी स्वर यहाँ बच गए हैं उनको यहाँ पर लिख लो। तो कौन कौन बच गए हैं? एक आपका अ बच गया, एक आपका ओ बच गया, एक आपका ओ तो नहीं बचा है, औ और ऐ बच गया। तो ये 3 स्वर आपका क्या आ जाएंगे? अर्ध विवृत आ जाएंगे। आ कहां पर आ जाएगा? विवृत आ जाएगा। अर्ध संवृत में कौन हो जाएगा? ए ओ आ जाएगा। और संवृत स्वर में कौन सा आ जाएगा? ई उ। तो 4 2 6 1 7 और 3 10। तो टोटल फिर से 10 स्वर आ गए, और री को यहाँ पर भी छोड़ दिया गया है। री को छोड़ने का रीजन मैंने आपको बता दिया। अब मान के चलो हमको ये चीज और कंफर्म करना है कि सर इसको सिंपल तरीके से कैसे समझें। तो वर्णों के उच्चारण में हमारा मुख कितना खुलता है, उसके आधार पर इसका विभाजन किया गया है। अब मैं आपको एक चीज कह रहा हूं कि 4 हिस्सा में है, तो 25-25% में बांट दो। तो मान के चलो संवृत स्वर का अर्थ है कितना? सकरा। तो मान के चलो ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में हमारा मुख सबसे कम खुले, अब वो कितना होगा? 25%। विवृत का अर्थ होता है 100%, मतलब पूरा पर्याप्त मुख का खुलना। तो जब हमारा मुख पर्याप्त खुलेगा तो कितना हो जाएगा? 100%। तो इसको हम 100% ले लेते हैं। आ के उच्चारण में आप 100% खोलते हो, और संवृत के स्वर में आप बहुत कम खोलते हो। तो देखो अब विवृत से कम मतलब अर्ध संवृत, तो इससे ज्यादा मुख खुलेगा ना, तो इसको ले लो कितना? 50%। और अर्ध विवृत तो इसको ले लो आप 75%। क्यों? ये विवृत से कम है। ये परसेंट आपको कहीं पर दिखेगा नहीं, ये समझाने के पर्पज से मैंने आपको बताया था। जब हमारा मुख 25% खुलेगा संवृत, जब हमारा मुख 50% खुलेगा अर्ध संवृत, जब हमारा मुंह 100% खुलेगा विवृत। विवृत मतलब खुला हुआ। अब जब हमारा मुंह 50 से ज्यादा और 100 से कम खुलेगा अर्ध विवृत। तो ये 4 प्रकार से हो गया। अभी एक प्रकार मैं आपको और बताऊंगा, बहुत ही जबरदस्त है, और वो है आपका होंठ की आकृति के आधार पर। होंठ की आकृति के आधार पर, और होंठ की आकृति के आधार पर हम देखेंगे, अभी तो हमने मुखाकृति के आधार पर देखा, और होंठ की आकृति के आधार पर जब हम देखेंगे तो स्वर पुनः 2 भागों में विभाजित है। अभी मैं केवल स्वर बता रहा हूं, फिर हम व्यंजन में आएंगे। अभी 2 कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है वृत्तमुखी स्वर। वृत्तमुखी स्वर। अभी वृत्तमुखी स्वर क्या है? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख गोलाकार हो जाए, गोलाकार हो जाए, उसे वृत्तमुखी, और वृत्तमुखी हो जाए, है ना, उसे वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। ऐसे स्वर जिनका जब हम उच्चारण करेंगे तो हमारा जो मुंह है, हमारा जो होंठ है, वो गोल आकृति में आ जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे? वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। और ऐसे स्वर कौन कौन से हैं भाई? तो केवल 4 है। देखो उ, ओ और औ, ये केवल 4 है। ये बड़ा वो है उ, ओ, औ। आप बोल के भी देख सकते हैं, चारों बोलेंगे वृत्तमुखी हो जाएगा। और दूसरा इसका टाइप है, और वो दूसरा टाइप क्या कहता है? अवृत्तमुखी। बस दूसरा क्या कहता है? अवृत्तमुखी स्वर। तो अवृत्तमुखी स्वर क्या है? तो जिनके उच्चारण करने पर मुख गोलाकार ना हो, मुख गोलाकार ना हो, वृत्तमुखी ना हो। तो जब हमारा मुख गोल ना होगा तो उसे ही हम क्या बोलेंगे? अवृत्तमुखी। तो इन चारों को छोड़कर बाकी 6 कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। अब वो कौन कौन सा है देखो, तो अ, आ,
ई, बड़ा ई, ए, ऐ। ये देखो, तो ये हो गया आपका वृत्तमुखी। और वृत्तमुखी को निर्धारित किया गया है होंठ की आकृति के आधार पर, और मुखाकृति को निर्धारित किया गया है मुख की आकृति पर। ये हमारा हो गया स्वरों का वर्गीकरण। ठीक, इसीलिए मैंने कहा था हिंदी और संस्कृत भाषा सबसे ज्यादा वैज्ञानिक है और देवनागरी सबसे ज्यादा वैज्ञानिक लिपि। अब हम आएंगे व्यंजन के विभाजन में। ठीक, अब व्यंजन में सबसे पहले हम देखेंगे क्या, घोष वर्ण। हालांकि इसमें स्वर और व्यंजन दोनों आ जाएंगे, है ना। घोष वर्ण, अब घोष वर्ण किसे कहेंगे? घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, ये आप सुने होंगे ना, बिल्कुल। तो घोष वर्ण किसे कहेंगे? तो ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियां आपस में मिलती हैं, स्वर तंत्रियां आपस में मिलती हैं तथा झंकार उत्पन्न करते हुए, झंकार उत्पन्न करते हुए उच्चारण होता है, उसे हम क्या कहेंगे? घोष वर्ण कहते हैं। और ये घोष वर्णों की संख्या कितनी है, कौन कौन इसमें शामिल है? तो देख लो, शामिल वर्ण। तो शामिल वर्ण सबसे क्या हो जाएगा? सभी स्वर। ठीक, उसके बाद देखो सभी स्वर प्लस वर्ग का, वर्गीय व्यंजन आपको याद है, उस वर्गीय व्यंजन को देखो, वर्ग का तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम वर्ण। ठीक है ना, सभी स्वर प्लस वर्ग का तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण प्लस और क्या रहेगा? तो आपको रहेगा अंतस्थ व्यंजन, यर अलावा प्लस, हाँ, इतने वर्णों को हम क्या कहते हैं? तो इतने वर्णों को हम कहेंगे घोष वर्ण। अब इनकी संख्या क्या है? तो सभी स्वर देखो कितना है, तो 11। वर्गीय व्यंजन का 3, 4, 5 कितना हो जाएगा? 15 प्लस अंतस्थ कितना हो जाएगा? 4 प्लस हा कितना हो जाएगा? 1, और टोटल कितना हो जाएगा? 31 वर्ण। तो इन 31 वर्णों को हम क्या कहते हैं? घोष वर्ण कहते हैं। अब यहाँ पर दूसरा जो प्रकार है वो है आपका अघोष वर्ण। दूसरा प्रकार क्या है? अघोष वर्ण। घोष वर्ण ऐसे हैं जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियां आपस में मिलती हैं और वायु धक्का देते हुए, संघर्ष करते हुए, झक्कार उत्पन्न करते हुए बाहर निकलती है। अब जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ये अघोष वर्ण है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्वर तंत्रियां आपस में नहीं मिलती। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियां आपस में नहीं मिलती तथा झंकार उत्पन्न नहीं होता, झंकार वाइब्रेशन उत्पन्न नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं? अघोष वर्ण कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, अघोष वर्ण अब कौन कौन से है देख लेते हैं। जो यहाँ नहीं आया है वही यहाँ पर आ जाएगा। तो सभी स्वर शामिल हो गए, 3, 4, 5 शामिल हो गया, तो यहाँ पर हम उसी को लिखेंगे। छूटा क्या है? तो वर्ग का प्रथम एवं द्वितीय वर्ण, मतलब जो पहले क्रम में है और दूसरा क्रम में है, प्लस अंतस्थ यहाँ आ गया है और ह भी यहाँ आ गया है, तो क्या बच गया? तीनों सा। ठीक, अब इतने को कैलकुलेट कर लो, तो 5 और 5 कितना हो गया? 10 प्लस तीनों सा का 3, तो बराबर कितना हो गया? 13 वर्ण। यहाँ 31 है, यहाँ 13, जस्ट उल्टा। तो घोष का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा? अघोष। क्लियर है यहाँ तक बात? अब एक क्लासिफिकेशन और देखेंगे अपन, और वो क्या है आपका? प्राण तत्व के आधार पर। अब उसको अपन कहते हैं अल्प प्राण। ठीक, और एक है आपका महाप्राण। ठीक है ना। अब देखो, प्राण हम किसे कहेंगे? हवा। प्राण हम किसे कहेंगे? वायु। ठीक है ना। तो ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में पर्याप्त मात्रा मुख से बाहर निकलती है, जिनके उच्चारण में वायु की पर्याप्त मात्रा मुख से बाहर निकलती है, ठीक है ना, उसे हम क्या कहते हैं? अल्प प्राण में लिख रहे हैं ना। ठीक ठीक ठीक। तो पर्याप्त मात्रा की नहीं, बहुत कम मात्रा, वायु की कम मात्रा मुख से बाहर निकलती है। ठीक है ना, बहुत कम मात्रा निकलेगी मुख से बाहर, और इन वर्णों का उच्चारण हो जाएगा
उसको हम कहेंगे क्या, अल्प प्राण वर्ण। अब इसमें शामिल कौन कौन से हैं, तो देखो शामिल वर्ण देख लेंगे। सबसे पहले देखो सभी स्वर यहीं आएंगे, सभी स्वर। इसके बाद देखो वर्गीय जो व्यंजन है हमारा, उसका प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, प्लस अंतस्थ और प्लस अंगा, सॉरी अंग की मात्रा, मतलब जिसको हम कहते हैं अनुस्वार। इतना आपका शामिल है कहां पर, अल्प प्राण में। तो लिख लो सभी स्वरों की संख्या कितनी हो गई, 11, 1 3 5 कितना हो गया, 15, अंतस्थ कितना हो गया, 4, और अनुस्वार कितना हो गया, 1। तो टोटल कितना हो गया, 31 वर्ण यहां पर भी आपको देखना है। तो अल्प प्राण वर्ण वह वर्ण है जिनके उच्चारण में वायु की बहुत कम मात्रा निकलती है और हकार जैसी ध्वनि सुनाई नहीं देती। अब महाप्राण वर्ण किसे कहेंगे, तो जिनके उच्चारण में वायु की पर्याप्त मात्रा मुख से निकलती है, वायु की पर्याप्त मात्रा मुख से बाहर निकलती है, मुख से बाहर निकलती है। अब छूट कौन गया, जो छूट गया वो यहीं आ जाएगा। अब छूट कौन गया, देखो सभी स्वर यहाँ आ गए, 1 3 5। हाँ, तो क्या बचा है, तो वर्ग का कौन कौन सा, तो वर्ग का द्वितीय एवं चतुर्थ वर्ण। क्यों, 1 3 4 5 यहाँ आ गया, प्लस अंतस्थ यहाँ आ गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, अंतः उष्म, प्लस अनुस्वार यहाँ आ गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, विसर्ग। ये देखो, अब इसको कैलकुलेट कर लो, 5 और 5 कितना हो गया, 10, प्लस अंतस्थ कितना हो गया, 4, और प्लस कितना हो गया, 1, तो टोटल कितना हो जाएगा, 15 वर्ण। तो अल्प प्राण वर्ण कितने हैं, 31, महाप्राण वर्ण कितने हैं, 15। यहां तक क्लियर हो गया। ये था आपका व्यंजन और स्वर दोनों का विभाजन। 2 क्लासिफिकेशन में और बताऊंगा, एक है अनुनासिक, या इसी को हम क्या कहते हैं, नासिक्य वर्ण। ये नासिक्य वर्ण क्या होते हैं, अनुनासिक या नासिक्य वर्ण, नासिका, ठीक है। तो आप सुने होंगे नासिका, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। देख लेते हैं, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण मुख एवं नाक दोनों की सहायता से किया जाता है, उसे दोनों की सहायता से किया जाता है, उसे नासिक्य वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे नासिक्य वर्ण कहते हैं। क्लियर है ना भाई। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण मुख और नाक दोनों से होगा, उसे ही तो हम नासिक्य वर्ण कहेंगे ना, ये नाम से ही। अब इसी को अनुनासिक कहते हैं, जिनका अनुसरण, जिनका उच्चारण नाक से भी होता है, अनुनासिक। अब इसमें शामिल कौन कौन से हैं, तो देख लो, वर्ण का जो अंतिम, आपके वर्ग का जो अंतिम है, जिसको हम क्या कहते हैं, पंचम वर्ण। समझ में आ रही बात। और प्लस क्या है, अनुस्वार। तो पंचम वर्ण प्लस अनुस्वार आपका कहाँ आ जाएगा, तो इसी नासिक के वर्ण में आ जाएगा, प्लस अर्धचंद्र और प्लस चंद्र बिंदु। ये सब आपका कहाँ शामिल है, नासिक के वर्ण में शामिल है। और इसी का अपोजिट एक होता है आपका निर्नुनासिक। बस इसी के साथ वीडियो खत्म करूंगा, निर्नुनासिक। अब निर्नुनासिक वर्ण कौन सा है, तो देखो यहां पर क्या लिखा है, अनुनासिक जो नाक से अनुसरण होते हैं, और ये निर्नुनासिक नाक के बिना। तो ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में केवल मुख का प्रयोग होता है, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में केवल मुंह का प्रयोग किया जाता है, मुंह का प्रयोग होता है, ठीक है ना। और मुंह का जो प्रयोग करके उच्चारण किए जाते हैं उसे ही हम निर्नुनासिक कहते हैं। तो नासिक के वर्णों को अगर हम छोड़ दें तो वही बचे हुए वर्ण क्या हो जाएंगे, तो आपका निर्नुनासिक वर्ण हो जाएगा। बस ये था आपका क्लासिफिकेशन किसका, स्वर और व्यंजन वर्णों का। और नेक्स्ट वीडियो फिर एक टॉपिक पे लेके आऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।